गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइफ में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण के प्रति जो नेहरू जी थे उनका क्या ओपिनियन था, क्या उनकी अप्रोच थी, क्या उनका दृष्टिकोण था। मीन्स अकॉर्डिंग टू द अप्रोच ऑफ द नेहरू कौन कौन से ऐसे वो फैक्टर्स हैं जो एक देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या उन फैक्टर्स की सहायता से, उन रिसोर्सेज की सहायता से, उन प्रिंसिपल की सहायता से हम एक देश को बहुत अच्छे मैनर्स में डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ सपोर्टर ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक। अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो वो कहीं ना कहीं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसके पक्ष में थे। उनका ऐसा मानना था कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो किसी भी देश की इकॉनमी को अच्छा करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, नेहरू वाज ए सपोर्टर ऑफ द मिक्स्ड इकॉनमी। द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी वाज द पाथ बिटवीन कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म एंड द कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो मिक्स्ड इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है हमें एक मिक्सचर या एक मिडल पाथ, किस किस का, कम्युनिज्म जो पाथ है उसका और जो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उसका। यानी मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसमें साम्यवादी और पूंजीवाद दोनों के ही जो गुण हैं वो पाए जाते हैं, वो दिखाई देते हैं। नेहरू वॉज फेमिलियर विद द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कम्युनिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो नेहरू जी थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे, उन्हें पता था कि कम्युनिस्ट सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम दोनों के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण है, मीन्स दोनों के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता के प्राप्ति के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था भी लागू होती रहे। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि अगर हम मिक्स्ड इकॉनमी को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जो इकोनॉमिक जो लिबर्टी है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है, बट इसके साथ साथ जो समाजवादी जो मॉडल है, समाजवादी जो सिस्टम है वो भी प्रदान किया जा सकता है। बेसिक इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड अंडर द पब्लिक सेक्टर, की जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज थी उनकी अगर बात करें, उनके सेटलमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक सेक्टर जो था उसके अंडर रखा गया ताकि लोगों को विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी प्रॉफिट क्या किया जा सके, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके बाय दी गवर्नमेंट। बाकी के क्षेत्रों में निजी उद्योग व व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। मीन्स दी अदर एरियाज़ की अगर हम बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रमोट किया गया। और इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं जो इंडियन जो सिस्टम था, इंडियन जो इकॉनमी थी, वो एक मिक्सचर थी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र के समर्थक। अगर हम यहाँ बात करें नेहरू जी की पॉलिटिकल कुछ ओपिनियंस को, पॉलिटिकल व्यूज़ को, कि जिनको अडॉप्ट करके एक कंट्री को डेवलप किया जा सकता है, तो फर्स्ट वन, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द पावर्स ऑफ द गवर्नेंस आर एक्साइज बाय द पीपल्स थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो लोग होते हैं वो बाय द वोट अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं
नियम बनाते हैं ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो किया जा सके। रिप्रेजेंटेटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक, टू द पीपल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मीन्स कि जो लोगों के द्वारा चुने गए जो उम्मीदवार होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कार्यों को लेकर, अपने एक्टिविटीज़ को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, अपने प्लानिंग को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पीपल। मीन्स वो लोगों के प्रति आंसरेबल होते हैं। Nehru played an important role in implementing the parliamentary democratic system in India like England. नेहरू जी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसे अडॉप्ट करने को लेकर, जैसा कि इंग्लैंड में है वैसा। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो डिवीज़न ऑफ पावर्स जो होता है, ऑर्गन्स इन द गवर्नमेंट एंड लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों ही दिखाई देते हैं। तो गवर्नमेंट के प्रशासन को या सरकार के कार्यों को करना इजी होता है। और नेहरू जी का ऐसा मानना था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, उसे अडॉप्ट करके इंडिया अपनी बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, फेथ इन सेकुलरिज्म। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेकुलरिज्म जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। सिंपल शब्दों में इसका जो मीनिंग है वो बोला जाता है कि स्टेट हैविंग नो रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। जैसा कि यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है कि द स्टेट्स ऑफ सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड विल ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य किसी भी धर्म को प्रेफरेंस नहीं देता, सभी धर्म राज्य की सीमाओं में इक्वल होते हैं। मीन्स अगर धर्मनिरपेक्षता के हम मीनिंग की बात करें बहुत ही कम शब्दों में, तो वो ये होता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होता और राज्य सभी धर्मों को अपनी सीमाओं में समान मानता है और उनको एक समान जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करता है। इंडियन कल्चर इज़ ए मिक्स्ड फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल रिलीजन। अगर भारतीय कल्चर को अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो कल्चर है उसमें सभी धर्मों की विशेषताएं दिखाई देती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, यानी हम किसी भी धर्म की बात करें। नेहरू क्रिएटेड सेकुलरिज्म टू अवॉइड कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता से बचने के लिए नेहरू जो थे उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, या उन्होंने कहा कि अगर हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी। और कहीं ना कहीं इसीलिए उन्होंने सपोर्ट किया किसको, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनमें जो हमारे राइट टू रिलीजन्स के जो अधिकार है उनको लेकर, चाहे वो आर्टिकल 25 की बात करें या फिर आर्टिकल 28 की बात करें, कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अकॉर्डिंग, एनी पर्सन्स फॉलो एनी रिलीजन्स अकॉर्डिंग टू हिज विश, एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपने धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है। और ऐसे में क्या होगा कि लोगों के बीच जो क्लैश है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सपोर्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सपोर्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि अगर हमें हमारे देश की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इंडिया इन ऑल स्फेयर like political, economic, social, culture, education, health, then it is must for India we adopt the science and technology. So Nehru ji thought that India should solve its problem from a scientific point of view.
नेहरू जी का ऐसा मानना था कि भारत है वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर सकता है, बट साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनको अपनाकर। अगर हम बात करें यहाँ एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की जो शॉर्टकमिंग्स थी उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता था। जो न्यू एग्रीकल्चर मेथड है उनको अडॉप्ट करके, हाई यील्डिंग जो वैराइटीज़ के सीड्स हैं उनको लेकर, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट हैं उनकी सहायता से, और उसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो न्यू मेथड्स ऑफ मशीनरीज है, न्यू मेथड्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, उन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है। और उन्हें अडॉप्ट करके ही क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट की जाएगी। अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिसोर्सेज अच्छे हैं, मशीन अच्छी है, तो प्रोडक्शन अच्छी होगी। प्रोडक्शन अच्छी होगी तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बिकेंगे, और वहाँ जो प्रॉफिट होगा उनसे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो सीधा सीधा अगर यहाँ बात करें, विदाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ए कंट्री कैन नॉट इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी एक देश अपनी जो इकोनॉमिक जो स्थिति है उसे इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो नेहरू जी का मानना था कि इन्हें अडॉप्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। फॉर दिस ही स्ट्रेस ऑन द स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक एंड द टेक्निकल एजुकेशन। इसीलिए नेहरू जी का ऐसा मानना था कि हमें इसके लिए जो हमारी एजुकेशन जो पॉलिसीज़ हैं उनमें सुधार करना होगा, और उनके अंदर हमें साइंस से जुड़े हुए और जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हमें बच्चों को सिखानी होगी। भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया, ऐसा नेहरू जी का मानना था। नेक्स्ट देखिए, सपोर्टर ऑफ नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता के समर्थक। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव देन वी अवॉइड द टू आर्मी ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड, वन इज USA and second one is USSR. During Cold War in the whole world, two groups are there. One is communist group and head of the communist group is USSR, United Soviet Socialist Republic, and second one is capitalist group. Head of the capitalist group is USA, United States of America. तो इंडिया कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रुप से अलग रहने की बात करता था कि इनसे हमें उचित दूरी बनाकर रखनी है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इन विच फर्स्ट पार्ट वॉज लेड बाय द अमेरिका एंड सेकेंड पार्ट वॉज लेड बाय द सोवियत यूनियन, एंड दिस वॉज द कोल्ड वॉर। यही कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यानी आफ्टर 1945 टू 1991 तक चला। और इस दौरान भारत ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की वो थी नेम की, कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। भारत ने अपनी एक जो फॉरेन पॉलिसी थी उसे अडॉप्ट किया, ताकि इंडिया क्या करे, अपनी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर कर पाए। यानी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द टाइम, इंडिया ने क्या किया, अपने आप की जो परिस्थितियाँ थी उनको देखते हुए जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया। और ये कुछ बातें थी जिन जो बहुत ज़रूरी समझते थे नेहरू जी, कि अगर हमें भारत का विकास करना है तो इन सब बातों को हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। इन सब बातों को हमें मानना होगा, और इन सब बातों को मानकर इंडिया क्या है, अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से क्या कर पाएगा, इम्प्रूव कर पाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण के प्रति नेहरू जी का दृष्टिकोण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कुछ नई वीडियोस डालूं, कोई नया कंटेंट डालूं, तो वो आप सब लोगों तक पहुंच पाए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।